नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जहां इतने ज़्यादा टॉपिक्स हों कि उनको हैंडल करना जो है वो ही मुश्किल हो जाए। बहुत से टॉपिक्स हैं इस वक्त मैं आपके सामने एक एक करके बताता हूँ। एक तरफ तो हुकूमत के वज़रा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि यूँ कहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान जो वॉर ऑफ वर्ड, जो तलखी का प्रोसेस है वो जारी है और उसके अंदर अपोजिशन जो है वो भी अब ज़ाहिर है शामिल है। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन नैब ने नवाज शरीफ साहब की जायदादें ज़ब्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को लिख दिया और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख की गालिबन सबसे बड़ी रिकवरी होगी अगर हो सकी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या हो पाएगी, बिकॉज अपोजिशन कहती है कि अभी तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग है, वो कंक्लूड हुआ ही नहीं है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि नैब के नए चेयरमैन के लिए शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत कंसल्ट नहीं करेगी और उनका कहना है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पे सीरियस संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि वो इल्ज़ामात चूँकि अभी साबित नहीं हुए, कंक्लूड नहीं हुए और हुकूमत के ऊपर लीगली बाइंडिंग है कि वो करे। और अपोजिशन की कह रही है कि हुकूमत क्लैंडस्टाइन तरीके से चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दिलाने की कोशिश कर रही है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ताबिश गौहर साहब ने रिज़ाइन कर दिया है और यूँ रेजिग्नेशन में कहानी में एक और इजाफा हो गया है। फिर PDMA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जर्नलिस्ट के साथ भी हुकूमत का एक फड्डा जो है, एक टेंशन जो है वो बदस्तूर जारी है। बहुत ही रेलेवेंट शख्सियात मेरे साथ हैं। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, जनाब स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इन तमाम चीज़ों को हमें समझाने के लिए, हुकूमत को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनाब कवद दिलशाद साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नैब के हवाले से राजा आमिर अब्बास साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकेंगे, जो फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के। मैं डिस्कशन स्टूडियो से करता हूँ आगाज़ फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल की स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उसके, बल्कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब ऐसा कीजिए कि जो स्टेटमेंट्स हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की, फवाद चौधरी साहब की 2 दिन पहले की और आज़म सवाती साहब की, वो ज़रा सुनाएं एक एक करके। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, ये उनके ओहदे के मुनाफी है। और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। प्रोफेसर साहब यहीं रुक जाएं, आज़म सवाती साहब का सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़ा इसी में बड़ा एम्यूनेशन है। डॉन अखबार जो पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, बड़ा रिस्पेक्टेड अखबार है पूरी दुनिया में, उसने एक एडिटोरियल लिखा है इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब की और आज़म सवाती साहब की स्टेटमेंट्स में, जिसका उन्वान है व्हाट इज़ द गेम। और अखबार का एनालिसिस ये है कि आपकी हुकूमत एक सोचे समझे ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना रही है, मतनाज़ बना रही है, और इससे पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो कोई मामला नहीं है, मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। और मामला क्या है? मामला ये एक आइनी अदारा है, आइनी अदारे का एहतराम हमें है, बिल्कुल है, लेकिन उसी आइनी अदारे के हवाले से आइन का आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है, उन्होंने करवाना है। अब जितने भी इंतखाबात होते हैं, हर इलेक्शन के बाद शोर मच जाता है कि इंतखाबात में धांधली हो गई, को RO इलेक्शन कह देता है, को कह देता है RTS बैठ गया, को कहता है धांधली हो गई, लेकिन उसको रिफॉर्म्स के हवाले से कोई काम नहीं कर रहा। अपोजिशन ऑल्टरनेट तजावीज़ नहीं लेकर आ रही। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपका मोबाइल फ़ोन, आपका जो है वो डिजिटल इकॉनमी आप कर रहे हैं, ई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे बैठ के बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं आता हूँ कहाँ आ रहा हूँ, मुझे केस अपना बना लेने दें। तो उसके अलावा आप देखें कि आज आप टेक्नोलॉजी आए रोज़ रातों रात एडवांसमेंट हो रही है। अब जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात आती है, चाहे वो सेनेट का ओपन ट्रेसेबल बैलेट वाला इलेक्शन का मामला हो, वहाँ भी हमें नज़र आती है कि तंग नज़री नज़र आती है। और अब जब हम EVM की बात कर रहे हैं,
ईवीएम के ऊपर क्या एतराज है? नजरी, लेकिन आपके मिनिस्टर्स ने तो ये इल्जाम लगाया है कि वो साइड कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। तो लेना क्यों घड़ी है, हाथ की घड़ी है, जेब क्यों की कर रहे हैं? एक मिनट सुन लेना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑपोजिशन और उनकी पोजीशन के अंदर हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट कह रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है? शिक नंबर 103 कहती है आपने ईवीएम का इस्तेमाल करना है, आपने पायलट्स करवाने हैं, पायलट्स करवा कर आपने जो है वो ओवरसीज को भी वोटिंग राइट देना है। करवाए, शिक नंबर 94 है। उसके बाद उसकी पायलट्स नहीं करवाए, एक मिनट, वो पायलट्स हुए अगर 2 इंतखाबात में, एक पेशावर में एक चकवाल में, किसी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुए, तो क्या उसके बाद रुक जाना था? होने नहीं चाहिए थे, मजीद नहीं होने चाहिए थे। हम जो रिफॉर्म लेकर आए उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को इनेबल किया है कि वो ईवीएम को प्रोक्योर करे। 37 ऑब्जेक्शंस भी तो दिए ना इलेक्शन सुन लेना, 37 ऑब्जेक्शंस में से 10 ऑब्जेक्शंस वो हैं जो ईवीएम के मुतालिक हैं, 27 वो हैं जो इनकी अपनी इस्तेदाद कार के मुतालिक हैं कि अमले को ट्रेनिंग कौन देगा, लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, मशीन्स को रखेंगे क्या, टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पर जो है वोटर एजुकेशन, वोटर लिटरेसी कौन करेगा मशीन के हवाले से। ये उनकी अपनी कैपेसिटी के मुतालिक इशूज़ हैं, और ये वही इशूज़ हैं जो हर बार इंतखाबात में आते हैं। आपके जाली बैलेट पेपर्स छप जाते हैं, आपकी स्टफिंग होती है, आपका स्टैम्प चोरी हो जाए जिससे आप बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो है वो पोलिंग नहीं होती, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो मैनेज हो जाते हैं, आपके फॉर्म 45 नहीं मिलते। ये एतराज़ात वही हैं। ये इन एतराज़ात में कोई जान नहीं। असल में जो ईवीएम है, सुन लें, ईवीएम से आपके पिछली बार इलेक्शन में 15 लाख डॉक्टर साहब वोट मुस्तरद हुए, रिजेक्टेड वोट, जिसमें स्टैंप गलत लग गई मैनुअली। ईवीएम से आपका वो रास्ता रुक जाएगा। ईवीएम का काउंटर ट्रेल, पेपर ट्रेल आपके पास मौजूद है, वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म 45 आपको उसी वक्त पोलिंग बंद होते वक्त आपको जो है वो हासिल हो जाएगा। ईवीएम पूरी दुनिया के 20 ममालिक से जायद में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन कहती है कि पाकिस्तान खत्म कर दिया, जर्मनी में नहीं हो रही मिसाल के तौर के ऊपर, तो रिजेक्ट कर दिया। जर्मनी में कोई धांधली का इशू था, ये भी चेक कर ले, कोई इशू धांधली का था। यहाँ पर तो आपका हर इलेक्शन जो है वो मुतनादा बना दिया जाता है धांधली का कह के। छोटा सा जर्मनी मुल्क है और उसके पीछे उनकी और सोच भी कार फार्मा है। कोई मशीन एक बुनियादी इशू नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा जो मशीन हुकूमत मिसाल के तौर पर लेकर आ रही है, आपको उस पर एतराज है? अगर एतराज है, आप दुनिया में बेशुमार मशीन हैं, आपको किसने रोका है? ठीक, आपको तो रिफॉर्म करके हमने इनेबल किया है कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी है मशीन। कंवर दिलशाद साहब, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा पहले ही कि हुकूमत के वज़रा ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मतनाज़ा बना रहे हैं, उनके ऊपर हमला करें। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ नज़र आती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमें एक पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उन्होंने इस तरह से अपनी पोजीशन इख्तियार कर ली है इलेक्शन कमीशन की कि ऐसा लगता है कि वो ऑपोजिशन के स्टैंड के साथ खड़े हैं और वो अपने आप को उस डेकोरम से कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे जो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी के हेड को करना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को खुद कॉन्ट्रोवर्शियल बना लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? तो इसका तो बड़ा आसान तरीका है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका रेफरेंस जा सकता है। प्रेसिडेंट साहब जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उनको अथॉरिटी है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दें। और जो उनका कंडक्ट है या इनके बारे में जो भी इल्फाज सामने आ रहे हैं उनके करप्शन के बारे में या जैसे भी उनकी बात आ रही है, वो सारा साबित हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहस शुरू हो जाएगी, 7 जजों का मुश्तमिल पूरा कमीशन बैठ जाएगा, तो वहाँ फैसला करवा लें। इसमें जो इस्तेमाल करना इस तरह से इनको अपना, लेकिन यहाँ तक तो अभी स्टेज कवर साहब पहुंची नहीं है। अभी यहाँ तक तो स्टेज नहीं पहुंची कि उनको हटाने की बात किसी ने की नहीं है। तो फिर आपके फिर ये बातें क्यों की जा रही है? ये तो बड़ी बात की बात है। मैं तो अभी ये कह रहा हूं, मैं तो एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि वो लग रहा है कि सियासत का हिस्सा बन गए। नहीं, हमारी नजर में तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसका तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि बकायदा उनके बकायदा एक सुप्रीम कोर्ट जाए। हमारी नजर में तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। जब आप एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपको ये कह रहे हैं कि जनाब आप आर्टिकल 51 में तरमीम करें ताकि हम लोकल गवर्नमेंट के लिए डिलिमिटेशन कर सके, तो 6 खत लिखे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, किसी खत का जवाब नहीं दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को 6 खत लिखे, चेयरमैन असम्बली खत में कोई जवाब नहीं दिया। अभी इसके बाद चंद हफ्ते पहले इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, जनाब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं 12 सितंबर को, हमें 21 करोड़ रुपया रिलीज करें। कोई जवाब नहीं, सेक्रेटरी फाइनेंस ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब चीफ इलेक्शन को भी खत लिखा कि जनाब ठीक है आप हमें फंड रिलीज नहीं कर रहे, तो मैं ये 12 सितंबर का जो इलेक्शन जो पोस्टपोन कर रहा हूँ, तो फिर रातों रात जो फंड रिलीज हो गए। तो ये चीजें तो देखो दोनों तरफ से जब चल रही है तो अपने तो सेफ करना है, बचाना भी हमने भी अपने इदारे की
डिफेंड करना मेरा भी फर्ज बन जाता है, इस लिहाज से कि जो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो हम भी देख रहे हैं, अखबारात में भी आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। अब हम फर्रुख हबीब साहब बड़े संजीदा किस्म के वज़ीर इत्तलात और नशरियात की संभाला है उन्होंने, तो मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑनरशिप दे दें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो मशीन की। जनाब इन्होंने आइन के आर्टिकल 218 का बिल्कुल सही जिक्र किया है, उसी आइन का आर्टिकल 218 पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का स्टैंड है। तो तमाम ऑनरशिप जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो पार्लियामेंट के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले करेंगे। जनाब ये ऑनरशिप आप ले अपना काम करें। और जो अच्छा, अब जरा रुके, जाना तो मुझे था मजहर अब्बास साहब की तरफ, जाना तो मुझे था और जाना चाहिए था मजहर अब्बास साहब की तरफ, जो सवाल उठा दिए कमर दिलशाद साहब ने, उनका जवाब ज़ाहिर है हुकूमत ही दे सकती है। फर्रुख हबीब साहब क्विकली वो ये कह रहे हैं कि कॉपरेशन नहीं है आपकी तरफ से और ना फंड दिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को तंग किया जा रहा है। नहीं देखें, वो तो फंड्स वाला मसला तो ECC ने अप्रूवल करके सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर के ऊपर जो है उसका एक प्रोसेस होता है, फंड्स उनको दे दिए, इंतखाबात भी बर वक्त हो गए, ये प्रोसीजरल इशूज़ होते हैं। जहाँ तक रही बात कंवर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें, हमने तो वो रिफॉर्म, आप पर्टिकुलर रिफॉर्म उठा के देखें जो शिक नंबर 103 में की है, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को इनेबल कर दिया है कि प्रोक्योरमेंट इन्होंने नहीं करनी है। हम इनको ये भी नहीं बता रहे कि आपने यही मशीन लेनी है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि आपने यही मशीन लेनी है, प्रोक्योरमेंट इन्होंने करनी है। कल कमर जमान साहब कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि दिस इज द मशीन, नहीं, इसकी टेस्टिंग कर रही है। नहीं, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, उसमें प्रोक्योरमेंट के हवाले से इनको इनेबल किया गया। इसी तरीके से बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देने के हवाले से इनको आई वोटिंग मशीन में तब्दीली हो सकती है, इनको आई वोटिंग के हवाले से इनेबल किया गया है। जो काम इलेक्शन कमीशन अपने एक्ट के मुताबिक नहीं कर रहा ना, वो कर लेते, अभी तक हमें क्यों जोर देने की जरूरत पड़ रही है? अगर पहले ही ऑलरेडी एक चीज़ कानून का हिस्सा है कि आप EVM का इस्तेमाल करेंगे, आप बैरून मुल्क लोगों को वोटिंग राइट देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, पूरी दुनिया कर रही है, तो वो फिर क्यों नहीं कर रहे? दूसरा मेरा बड़ा अहम मामला है, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो सामने आती हैं, हमें 4 बार इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता है, नोटिस नहीं लिया जाता। डस्का में आप व्हाट्सएवर जो हुआ, आप सारी रात जाके नोटिस लेते हैं। फिर एक मुतनाज़ वीडियो एक की वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट से ट्वीट हो जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। फजलुर रहमान, मरियम सफदर, बिलावल इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर जो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस क्या कुछ नहीं कह के गए, उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये नोटिस भी यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। फिर जब सेनेट वाला मामला था, जब रेफरेंस वाला मामला था, उस वक्त जो है वो एक ऐसी प्रेस रिलीज जारी की गई जो एक सियासी प्रेस रिलीज लग रही थी, सियासी बयान लग रहा था कि जी आपकी मर्जी का फैसला है तो आप खुश होते हैं, खिलाफ है। ये आईनी इदारों की जुबान ये होती नहीं है, उनकी जुबान कानून और आइन के मुताबिक होती है। जब इस किस्म की बात होगी तो फिर हम भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो सियासी कमेंट्री हो रही है, यहाँ पर जो है वो मीडिया के ऊपर मुझे जरा मजहर अब्बास साहब की तरफ जाने दीजिए। तो क्लियरली हुकूमत की समझती है कि इलेक्शन कमिश्नर, खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो खासे सियासी अंदाज से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, एक मुख्तलिफ सवाल है स्पेसिफिक किस्म का। जब 2016-17 से ये बात वाज़ेह थी, ये फैसला हो चुका था तमाम सियासी जमातों के दरमियान कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया जाएगा, उसके ज़रिए इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसके टेस्ट ट्रायल होंगे, और टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना वैसे भी एक फॉरवर्ड स्टेप है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। क्या वजह हम समझ सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं की इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, और वो इसको टेस्ट करने के रास्ते में एक तरह से रुकावट बन के नजर आ रहे हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारा मसला ये कि हम एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट करने का दावा करते हैं, उसमें चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की नॉमिनेशंस का एक तरीक़ाकार वज़ा करते हैं, और उसके बाद हम उस पर ऑब्जेक्शन शुरू कर देते हैं। या तो बनाने में हमारा फ्लॉ है या उनके अपॉइंटमेंट में हमारा फ्लॉ है। मुझे पहले तो मेरिट ऑफ द चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इनको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चुना। इससे पहले भी आप उठा के देख लें जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये फर्रुख हबीब साहब जवाब देंगे इसका। एक तो ये बात है, देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ रिग्ड नहीं होते, पाकिस्तान में इलेक्शन इंजीनियर्ड भी होते हैं, और ये हमारे यहाँ इंजीनियरिंग ज़्यादा होती है, रिगिंग कम होती है। और उसकी मिसाल आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फाइल पिटीशन से लगा लें कि पिटीशंस कितनी फाइल होती हैं। फाइल होती हैं तो 120 डेज में उनका फैसला होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अगर 120 डेज में फैसले 4 साल में होंगे तो ज़ाहिर है इलेक्शन ट्राइब्यूनल रिडंडेंट हो जाएगा। वो हम तरीक़ाकार नहीं आते।
हम यहाँ जो ईवीएम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ईवीएम बिल्कुल होना चाहिए, आई सपोर्ट इट, लेकिन जो फर्रुख हबीब साहब अभी सारी बात कह रहे थे, तो वो एक केस बना रहे हैं ना कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन फेल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज चेयरमैन इलेक्शन कमीशन। अगर आप एक केस बिल्ड कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप ये एक्यूजिशन लगाएं कि जी वो उन्होंने पैसे पकड़े हैं, जिस तरह आदम सवाती साहब ने कहा, इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन कि आप उन्हें, अगर उन्होंने पैसे पकड़े हैं और ये सारी चीजें ये उनका मिसकंडक्ट है, तो उस मिसकंडक्ट का, जिस तरह कंवर साहब कह रहे थे, उसका फोरम तो वो है। अब आपने इतना केस बिल्ड कर लिया कि फवाद चौधरी, कंवर, वो अपना आजम सवाती, शिबली फराद, ये सब अगर ये दोनों जो नुक्ते आपने उठाए ना मजहर साहब, केस बनाए ना, ये दोनों जो सवाल आपने उठाए, इसका जवाब मैं लेता हूं इनसे, मैं इसका जवाब लेता हूं फर्रुख हबीब साहब से। दोनों नुक्ते इन्होंने नोट कर लिए, लेकिन जो मेरा सवाल था उधर ही रह गया कि टेक्नोलॉजी की इंडक्शन एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, ये खुशाइन स्टेप है कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा किया कि वो दिलचस्पी ही नहीं उनको इसमें, वो इसके रास्ते में रुकावट बन गए हैं ईवीएम के। इसकी क्या वजह हमें समझ आएगी कि वो टेक्नोलॉजी को सामने नहीं आने दे रहे, इंप्लीमेंट नहीं किया, टेस्ट ट्रायल नहीं करवाए उसके? देखिए, उसकी वजह मेरी हो सकता है मैं गलत हूं टोटली, उसकी वजह तो एक तो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ की इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है कि वो शायद उसको हैंडल करते हुए घबरा रहे हैं, ये एक ही हो सकती है, एन मुमकिन है। यानी पिछले इलेक्शन में भी यही प्रॉब्लम लाहक हुई थी, तो टेस्ट ट्रायल तो करवाते, फिर एक्सपीरियंस होता, फिर सीखते लोग, मतलब टेस्ट ट्रायल नहीं ना किए। बिल्कुल नहीं, मैं तो 4 साल गुजर गए आपसे, मैंने तो आपसे इब्तिदा में कहा कि मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूं। अब इलेक्शन कमीशन की जो ऑब्जेक्शंस थी, उन्होंने 37 ऑब्जेक्शन जो भी थी, सही थी गलत थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के हवाले से एक वाज़ेह लाइन लेनी चाहिए, एक वाज़ेह पॉलिसी देनी चाहिए और उन्हें वे आउट बताना चाहिए कि अगर वो ईवीएम नहीं तो फिर क्या, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। दैट्स माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो बिल्कुल है, लेकिन जो हमने इंस्टीट्यूशन को हम कंट्रोवर्शियल, बहुत सही है, बहुत सही। मैं फर्रुख हबीब साहब से ब्रेक से पहले मैं क्विक रिस्पांस ले लूं मजहर अब्बास साहब के 2 सवालों का कि सिकंदर सुल्तान जो हैं उनको आखिर प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, ये पहले सेक्रेटरी रेलवेज थे, वहाँ पर शेख रशीद इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, क्या वजह है कि आपने इनको किया? और अगर आपके पास सबूत है कि रिश्वतें दी, पैसे लिए वगैरह वगैरह जैसे आजम साहब, तो फिर जाएँ आप इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस। पहले देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके से ये बात हो रही थी, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर है, वो है साफ और शफाफ इंतखाबात। और आपने बात की इनके लगाने के हवाले से, वो एक प्रोसीजर मौजूद है। आप अगर हमेशा खराब है तो इनिशिएट कौन करता है? हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। आगे से आपने कंसल्टेशन करनी है विद द ऑपोजिशन लीडर। अब हमने कई मामलात के ऊपर कई नाम नॉमिनेट किए, उसके ऊपर ऑपोजिशन लीडर ने नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने इन्हीं को क्यों एक्सेप्ट किया? ये भी तो एक सवाल है ना। उस तरफ कोई नहीं जाता, एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट होने के बाद वो अब अपना काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को किसने रेकमेंड किया कि इनको सुन लेना, किसी ने कहा होगा? देखें, आज वो चीज़ मैटर नहीं करती। शेख साहब ने, सुन लेना, देखें नहीं, एक मिनट, आज ये चीज़ मैटर नहीं करती। आज ये है कि आपका अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, 22वें ग्रेड का ऑफिसर हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो, या एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, घड़ी, हाथ की छड़ी, सुन तो ले, मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। जज ऑफ द सुप्रीम, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, वो इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है, क्राइटेरिया फुलफिल करता है। मेरे लिए क्या मैटर करता है? और वो मैटर करता है उनकी आईनी जिम्मेदारी। आया वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपॉइंटमेंट किसने की या नहीं की, वो मैटर नहीं करती। वो मैटर ये चीज़ करती है वो आईनी जिम्मेदारी पूरी हो रही या नहीं हो रही। मेरे नज़दीक वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि आप टेस्ट ट्रायल करेंगे, वो उन्होंने नहीं किए। उस पर उनके पास जवाब मौजूद नहीं है। उसके ऊपर अगर फिर को अपना बंदा इजहार ख्याल कर देता है तो वो फिर हर बंदे का अपना अपना। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, खासी अच्छी इस पर एक डिस्कशन होगी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हुकूमत ने और भी बड़े महाज खोल दिए हैं, नैब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की जायदाद की कुर्की के कॉन्फिस्केशन के हवाले से। इन पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की
यानी कंडेम करें या हुकूमत की तारीफ़ करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है बड़ी महारत रखती है कि एक महाज नहीं, दो महाज नहीं, कई महाज वो खोल सकती है। एक महाज तो उनका चल ही रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ, लेकिन साथ ही हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि वो चेयरमैन नैब जिनकी आइनी मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी और उनका जो तरीक़ाकार लिखा है कानून में वो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को बाहमी मशावरत करनी है। हुकूमत ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ये मशावरत नहीं हो सकती क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर तरह तरह के संगीन इल्ज़ाम हैं। इसके साथ ही नैब ने लिख दिया है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि जो नैब अदालत का फैसला था उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की तमाम जायदादें जो हैं उन्हें ज़ब्त कर लिया जाए और जायदादें बहुत बड़ी हैं, उनकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ये चेयरमैन नैब को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंशन दिलाने की कोशिश है। जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस हवाले से आज क्या कहा है वो ज़रा सुन लेते हैं। प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि उनको नैब अदालत के फैसले के मुताबिक वो फैसला जो जजों को उनकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करके दिलवाया गया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए नवाज शरीफ की जायदाद की रिकवरी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन नहीं कर चुका, उसके ऊपर ये नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की दरखास्त आई है। जो नैब न्याजी गठजोड़ की गुलामी कर रहे हैं, ये दरखास्त का मकसद ही चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है। ये आपने सुन लिया मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, जो समझती हैं कि अभी तो अदालत ने फाइनलिटी हुई नहीं। जनाब वाला केस तो फाइनल हुआ ही नहीं, कर के रहे हैं आप लोग। देखें अपना मसला क्या है, मसला ये है इनके लिए कि जब भी इनसे पैसा रिकवरी का मामला शुरू होता है ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब मामला ये है कि ये तो नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नैब तो अपने कानून के मुताबिक एक्ट कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए नैब क्यों कर रहा है? सुन ले नैब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नैब अदालत ने सजा दी, ठीक, उस सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। नवाज शरीफ साहब भगौड़े होकर चले गए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, सजाएं बहाल हो गई। उन सजाएं बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कोई अपील दायर नहीं। वो कह रही हैं कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, वो इतनी मासूम है, उनको कानून का पता ही नहीं है। उनकी सजाएं बहाल कर दी गई हैं, अपीलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। उस रिजेक्शन के खिलाफ फोरम था सुप्रीम कोर्ट, उसमें 30 दिनों में जाके इन्होंने अपील दायर नहीं की। अच्छा। लिहाजा जो 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना है जो पाकिस्तान का बनता है तकरीबन 2 अरब के करीब, वो नवाज शरीफ साहब कल जमा करवा दें, उनकी जायदादें नहीं नीलाम होंगी, वरना जायदादें नीलाम करेगा नैब। इसके अलावा वो जो 4 फ्लैट्स हैं लंदन वाले, वो भी अगर आप इवन फील्ड का जज बशीर का फैसला पढ़ें तो वो भी बहक़े सरकार जो है वो जब्त हो गए। अब वो भी फ्लैट्स इनको जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। तो लंदन के मेयर को लिखेंगे आप? लंदन जाहिर बात है वो भी आएंगे। और ब्रॉडशीट तो इसी चक्कर में गया था, आपको राजा आमिर अब्बास साहब, ब्रॉडशीट इसी चक्कर में गया था कि ये फ्लैट्स हमें दे दें। राजा आमिर अब्बास साहब की जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं, अदालतों से रिजेक्ट हो चुकी है बात, इन्होंने अपील नहीं की, अब नैब को इजाज़त मिल गई है। आप नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, क्या बताएंगे हमें आप? देखिए, ये वजीर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा। कि वहाँ पे देयर आर 2 सेट्स ऑफ अपील। एक अपील हुई है कॉन्विक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, एक अपील हुई है मरियम बीबी और सफदर साहब की तरफ से कि जो के अदालत में पेश हो रहे हैं। मरियम बीबी और सफदर की जो अपील है वो चल रही है। मियां नवाज शरीफ की जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी जबकि वो यहीं पाकिस्तान में मौजूद थे, और उसके बाद वो जमानत लेके चले गए लंदन अपने इलाज के लिए, तो अदालत ने फिर उनके वारंट्स निकाले। अदालत ने उनको डिक्लेयर किया कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं, ये हाई कोर्ट से मफरूर हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अब जो ये आपकी अपीलें हैं, चूंकि आप मफरूर हो चुके हैं तो हम इन अपीलों को नहीं सुनेंगे, कानून इजाजत नहीं देता, लिहाजा आपकी अपील, और आपने जो अपील की हुई है कि मेरी सजा को खत्म किया जाए, मेरे कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाए, मेरे जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसको खत्म किया जाए, जो जुर्माना है उसको खत्म किया जाए, वो हम आपकी ये प्ली नहीं सुनते और आपकी अपील को हम डिसमिस कर रहे हैं। जैसे ही ये डिसमिस हुई तो जज साहब के जो फैसले थे बशीर साहब के, वो अपनी जगह फाइनलिटी अटेन ऐसे कर लेता है कि जब आपकी कन्विक्शन अपील डिसमिस होती है, इधर यू चैलेंज दैट ऑर्डर, और एक टाइम फ्रेम में करना होता है। जब वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है
तो फिर आपके पास वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो फाइनलिटी होती है। और ऐसी सूरत हाल में जब हमारा कानून है कि कानून में जब जुर्माना होता है तो जुर्माना अगर ना दिया जाए तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो रिकवरीज होती हैं, वो रिकवरीज करती हैं मुतलका जो कमिश्नर्स होते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं कि उनको। अच्छा, मैं एक क्विक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है। चलिए, कानूनी पोजीशन तो आपने वाज़ेह कर दी कि भाई जाहिर है कि नैब ये कर सकता है और जो रेवेन्यू एक्ट है 1967 का उसके तहत कर सकता है, लेकिन एक इतनी बड़ी कदावर मजबूत सियासी शख्सियत की ज़मीन को खरीदेगा कौन, और कौन डिप्टी कमिश्नर उसको बेच पाएगा, कौन आएगा इसको खरीदने के लिए? क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन है, 940 कैनाल उनके मौजा मानक में हैं, मौजा बदोखी में 300 कैनाल हैं, मौजा माल में 100 कैनाल हैं, मौजा सुल्तान की में 300 कैनाल हैं, और अपर मॉल पे एक घर है। पहले भी मुशर्रफ हुकूमत ने बेचने की कोशिश की थी, बाद में फिर उन्होंने इसको हुकूमत का कुछ बना दिया था। आपको लग रहा है कि ये बिक पाएंगे, डिप्टी कमिश्नर कुछ कर पाएंगे? देखिए, इसमें ग्राउंड रियलिटीज तो ये हैं कि इनकी या ऐसी ऑक्शंस हमने देखी हैं कि जिसमें लोग नहीं आ पाते, लेकिन हुकूमत के पास उसका ऑल्टरनेट है। नहीं बिकती, उसकी कोई कीमत लगाएं, उसके कोई इंस्टीट्यूट बनाएं, कोई उसको जब्त कर ले बाहक़ सरकार। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो इतनी बड़ी कदावर शख्सियत है जो इस वक्त मुल्क से फरार है, अगर वो इतनी बड़ी कदावर शख्सियत होती तो अदालत में बैठी होती। तो ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं। अगर अच्छी प्राइस फेच होगी तो देयर आर सो मैनी पीपल इन लाहौर के वो जो खरीदने के लिए तैयार होंगे। मजहर अब्बास साहब, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी चली गई हमेशा के लिए, क्या लग रहा है आपको? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगेन यहाँ भी डॉक्टर साहब वही मसला है जो इलेक्शन कमीशन का मसला है। यहाँ भी सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन नैब वही कंट्रोवर्सी है जो चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है। और मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ फर्रुख हबीब कि जी जो क्वालिफिकेशन थी ग्रेड 22 का अफसर होना या रिटायर्ड जज होना काफ़ी नहीं होता। आप जब नाम कोई फ्लोट करते हैं तो आप देखते हैं कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी है या नहीं है, इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है, उसके बाद आप कोई नाम आगे बढ़ाते हैं। तो अब नाम तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था या ऑपोजिशन ने इनिशिएट किया था इनका नाम, तो आपके पास मेरिट ऑफ द यही चेयरमैन नैब का है। जिस चेयरमैन नैब को जिसने अपॉइंट किया, मैं कह रहा हूँ ना कि हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके बाद उनकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करते हैं। दूसरी बात ये कि अब तो चेयरमैन नैब का टेन्योर खत्म हो रहा है ना, तो आज प्रेस रिलीज क्या होनी चाहिए थी उनकी? प्रेस रिलीज तो ये होनी चाहिए थी कि उन्होंने अपने 5 साल के दौर में क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, 5 साल के दौर में कितनी रिकवरीज हुई है, उसमें नवाज शरीफ 5 या 4 वो तो मेंशन्ड है, 5 से 36 साल 4 साल उसमें वो आप जब जा रहे होते हैं, देखिए अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ ना कि जा रहे हैं, लेकिन आपका टेन्योर तो खत्म हो रहा है ना, तो आपको क्या चाहिए था? आपको ये चाहिए था कि अपने टेन्योर की जो परफॉर्मेंस शीट है उसको प्रेजेंट करते। आपने एक केस वो किया जो प्लीज कर रहा हो कुछ लोगों को, यानी उस केस की मेरिट और डीमेरिट नहीं, वो तो एक नॉर्मल है, आपको करना ही चाहिए। आपको आज से 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था, जब सजा हो गई थी बकौल राजा अहमद, उसके बाद ही वो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था। आज खास तौर पे ये प्रेस रिलीज जारी करने के माने क्या है? क्या कोई ऑर्डर है, क्या कोई डायरेक्टिव आई है, या वो एक नॉर्मल? आपको ये लगता है कि ये प्रेस रिलीज जो उन्होंने जारी की है ये बदनीयती पे मबनी है? ये प्लीज ये कह रहे हैं कि ये बदनीयती पे मबनी है, ये प्रोफेशनल इंटेग्रिटी नहीं है? प्रोफेशनल इंटेग्रिटी नहीं है डॉक्टर साहब। मेरा टेन्योर अगर खत्म होगा तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने टेन्योर में ये की है, और ना मैं तो खैर उस चीज़ का हामी हूं कि आदमी को अपने टेन्योर के बाद ग्रेसफुली रिटायर होना चाहिए, बजाय इसके कि एक्सटेंशन पे जाना चाहिए। और इमरान खान खुद एक्सटेंशन, लेकिन फारूक हबीब का आर्गुमेंट तो ये था कि नवाज शरीफ साहब की अपील चूंकि रिजेक्ट हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चूंकि कानूनी तौर पर अब नैब को ये स्पेस मिल गई है। अब नैब कानूनी तौर पर यही करना था कि जमीन अटैच करनी थी रिकवरी एक्ट के तहत। कह रहे हैं कि भाई नहीं, तो मैं फर्रुख हबीब साहब की बात को डिसएग्री थोड़ी कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन थोड़ी कर, वो तो होना ही चाहिए, वो तो एक प्रोसेस होना ही चाहिए, लेकिन क्या उस प्रोसेस का आगाज आज से? फिर आपको एतराज है क्या? मेरा एतराज ये कि आपने आज वो प्रेस रिलीज क्यों जारी की? नहीं, वो तो अब हुई है ना। प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत क्या है? मुझे बताएं। आप एक प्रोसेस, सर आप एक प्रोसेस में जा रहे हैं ना, उसके लिए प्रेस रिलीज इशू करने की क्या जरूरत है?
आप जाएं प्रोसेस। हाँ, प्रेस रिलीज इशू अब जरा रोकें, फर्रुख साहब प्रेस रिलीज क्यों इशू की? खामोशी से कर लेते हैं, प्रेस रिलीज क्यों की है? नहीं, छुप के कर लेते हैं, एक मिनट, नॉर्मल एक मिनट, नहीं, चर्चा क्यों किया? एक मिनट, जब नैब पे तनकीद होती है वो खामोशी से होती है। नैब पे क्या तनकीद होती थी? आप भी पूछते थे, हमसे भी पूछते थे, सब पूछते थे, जी ये जितना एहतसाब का प्रोसेस है इसमें रिकवरी क्या हुई है? तो उसी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, जो मदर साहब अभी बात कर रहे थे कि वो बता दें पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया। तो 4 साल में उसी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि 540 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरियाँ हुई। फिर पाकिस्तान का एक साबका वज़ीर आज़म जिसको करप्शन के ऊपर सज़ा हुई, पहला वज़ीर आज़म जिसको करप्शन के ऊपर सज़ा भी हुई, सज़ा होने के बाद उससे जुर्माने की रिकवरी भी हो रही है, और जिस दौलत को करप्शन से लूट के उसने बनाया बैरून मुल्क, वो भी पाकिस्तान वापस आएंगे। अब नैब इसके ऊपर एक्ट क्या करेगा? नैब का काम है जो पब्लिक का पैसा लूटा है, पब्लिक एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचा है उसको रिकवर करवा कर जो है वो कौमी खजाने के अंदर जमा करवाए। ये जो 538 अरब रुपया भी जो रिकवर हुआ है ये भी तो कौमी खजाने के अंदर ही वापस गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर कोई ममानत नहीं है कि आप उसको प्रेस रिलीज से, नैब इससे पहले भी हाईलाइट करता है जब उनके अजलास होते हैं, अजलासों का भी बताता है, रेफरेंसेस का भी बताता है, रिकवरीज का भी बताता है, वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं। अभी जब जो चेयरमैन की नैब की आगे मुद्दत जो है वो 8 अक्टूबर को पूरी हो रही है, उससे हवाले से अब हम तो नहीं उन्हें बता सकते कि आपने अपनी कारकर्दगी बतानी है या नहीं बतानी। हमारे सामने एक प्रेस रिलीज आई जिसको मरियम औरंगजेब ने एक सियासी रंग देने की कोशिश की, जबकि वो उनके मुतल्लिक एक आईना था कि आपके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी हुई है, आप अपीलें के राइट ख़त्म हो चुके, क्योंकि अपील का राइट भी ख़त्म हो गया ना। जब अपील का राइट था उनके पास उस वक्त तक आप उनसे जुर्माना रिकवर नहीं कर सकते थे, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते थे, उसको बहके सरकार जब्त नहीं कर सकते थे लंदन के फ्लैट्स को। अब वो तमाम राइट्स खत्म हो चुके हैं कानूनी तौर के ऊपर, नैब का रास्ता हमवार हो चुका है। इस पे खुश होना चाहिए, इस पे तो खुश होना चाहिए कि रिकवरीज हो रही हैं, इस पे तो खुश होना चाहिए कि करप्ट लोगों को हाथ पड़ा है, एहतसाब का अमल मजबूत हुआ है। ब्रेक ले लूं। समिंग अप ये है कि नैब को इस वक्त एक कानूनी हक तो जरूर हासिल हो गया, प्रेस रिलीज उनको करनी चाहिए थी, चर्चा करना चाहिए था, नहीं, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक और इशू है यहाँ, अगर चेयरमैन नैब को बता नहीं सकते थे कुछ, लेकिन चेयरमैन नैब की रिप्लेसमेंट तो हुकूमत नहीं करनी है, वहाँ पर भी झगड़ा है हुकूमत का कानून के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हुकूमत के सामने एक बड़ी डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये भी है कि चेयरमैन नैब की कानूनी मुद्दत जो है वो 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। 4 साल की मुद्दत उनकी हो गई है और कानून ये कहता है कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है, इसमें इजाफा नहीं हो सकता। कानून ये भी कहता है कि चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया जाएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मशावरत। हुकूमत की कह रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर खुद नैब के केसेस हैं, वो गिरफ्तार भी रह चुके हैं तकरीबन 1 बरस। अब हुकूमत के सामने एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, हुकूमत कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ये मशावरत नहीं हो सकती। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ हैं, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। राजा साहब, क्या ये हुकूमत क्या करेगी अब? डॉक्टर साहब, इफ यू कैन रिकॉल, आज से तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले आप ही के शो में मैंने ये बात की थी कि 2 माह बाद चेयरमैन नैब रिटायर हो रहे हैं, हुकूमत को एक बड़ी अजीब सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन मिलेगी और दुनिया भर में पाकिस्तान की लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आपने कानून जो सा है वो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हतमन आपने उसके साथ डिस्कस करना है, उसके साथ एक कंसेंसस डेवलप करना है और उसकी कंसेंट लेके फिर आपने चेयरमैन नैब को लगाना है। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में मैंने कहा था कि हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी है, सेनेट में अगर 2-4 बंदे कम हैं तो ये मुश्तरका इजलास बुलाएं और उसमें इस अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का जो तरीक़ेकार है, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से आपने इसको डिस्कस करना है, इसको हटा दीजिए। क्योंकि नैब के कानून में पहले ये था कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट करते थे चेयरमैन नैब की। तो कोई इस किस्म का आप कानून साजी कर लीजिए। और साथ मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि हुकूमत सोई रहेगी और एन वक्त पे एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको एक्सटेंशन देगी। अब ये जो एक्सटेंशन है, दिस इज अ चेंज इन द लॉ। ऑर्डिनेंस में ये क्या लाएंगे कि नॉन एक्सटेंडेबल के अल्फाज को हदफ करेंगे। जब उसको खत्म करेंगे तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक लिटिगे वो हो जाएगी इसमें आपकी लेजिस्लेशन के आपने एक खास एक मखसूस आदमी के लिए कानून को ही बदल दिया, जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट। राजा आमिर अब्बास साहब, वो तो अगर सेनेट से भी उसको तब्दील करते ज्वाइंट सेशन से तो भी यही होता कि पर्सन स्पेसिफिक है।
पिलदैत पाकिस्तान लेजिस्लेटिव जो थिंक टैंक है उसके जो प्रेसिडेंट हैं अहमद बिलाल, उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है। वो कहते हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस लाए या पार्लियामेंट से कानून में तब्दीली करे, दोनों सूरतों में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है और हुकूमत पे कानूनी तौर पर यह वाजिब है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ करें। दूसरी तरफ सूरत हाल बड़ी एम्बेरसिंग है, तो आप जो कह रहे हैं वो तो दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। लेट मी क्लियर इट कि जब आप पार्लियामेंट से बिल लाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि नॉन एक्सटेंडेबल को हम खत्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आप जाके कहेंगे ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का तरीकाकार है, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कॉन्सेंट लेनी जरूरी है, हम चेंज कर रहे हैं एंड वी आर रिप्लेसिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद समबडी एल्स। आप वो करेंगे, आप नॉन एक्सटेंडेबल तो रहेगा, उसमें भी जो चेयरमैन आएगा उसकी भी मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड नहीं होगी। लेकिन जो पार्लियामेंट का विजडम है कि वो तरीकेकार को चेंज करना चाहता है कि हटाइए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, आप यहाँ पे चीफ जस्टिस को ले आए, किसी और को ले आए, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता। मेरे साथ रहे जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। मसर अब्बास साहब, है तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है ना कि हुकूमत के भी एक बात में वजन है कानून कि भाई अगर शहबाज शरीफ साहब को कंसल्ट करते हैं तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नैब ही की गिरफ्तारी में रह चुके हैं, 1 बरस तक तकरीबन जेल में रहे हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं। एक आदमी जिसके ऊपर इल्जामात हैं करप्शन के और नैब ही के केसेस चल रहे हैं, उसी से नैब का चेयरमैन को अगर लगाने के लिए कंसल्ट किया जाए तो ये एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या करें? मोहित साहब, पहले तो ये बताएं कि a person is innocent unless proven guilty. Has he been proven guilty? अगर वो गिल्टी नहीं है, अभी तक कन्विक्ट नहीं है, तो आप क्यों नहीं कंसल्ट कर सकते? पहली चीज तो ये। और फिर ये कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्ट का मतलब ये कि आप मीनिंगफुल डायलॉग, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन से नहीं हटे बिल्कुल पीछे, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे। अगर वो देखिए, अभी तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, अभी ये फैसला नहीं हुआ। मेरी आप राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि खुद नैब के अंदर बहुत से अच्छे अफसरान हैं जो चेयरमैन नैब बन सकते हैं और वो क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन और भी लोग हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि क्या हम इन्हीं को एक्सटेंशन देने के हक में हैं। और फिर ये कि जब आप लॉ चेंज करते हैं ना, चाहे पर्सन स्पेसिफिक हो, ये याद रखें कि आज की गवर्नमेंट कल की ऑपोजिशन होगी और कल की गवर्नमेंट और कल की ऑपोजिशन को शायद यही चैलेंजेस फेस करने पड़े जो आज की ऑपोजिशन कर सकती है। तो मेरा ख्याल है जब कोई कानून में तरमीम कर रहे हों या ऑर्डिनेंस ला रहे हों, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कल हमें ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ये चीज़। बाकी आप, मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब पे केसेस हैं तो केसेस तो नहीं विड्रॉ हो रहे, केसेस तो नहीं ख़त्म हो रहे, और अगर उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग आएगी उसमें तो वो खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन कानून लीगली तो वो अभी तक, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होते तो वो इनोसेंट ही हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन अच्छा चलिए इस पे फर्रुख हबीब साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। लेकिन हमने देखा मगरबी दुनिया में कि जब किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस होल्डर पे इल्ज़ाम लग जाता है, कन्विक्शन वगैरह तो नहीं होती, सिर्फ इल्ज़ाम ही लगता है, तो उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में। फर्रुख हबीब साहब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कन्विक्शन हुई नहीं है, वो तो बस उनके ऊपर चार्जेस हैं। नहीं, वो तो फिर ऐसे ही है कि आप जो है वो बिल्ले को दूध की रखवाली पे बैठा दें, और अगर शहबाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हो जाएगी तो फिर वो अपोजिशन लीडर भी नहीं ना रहेंगे, वो तो असेंबली से फारिग हो जाएंगे, फिर तो अपोजिशन लीडर भी कोई और होगा। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर संजीदा रेफरेंसेस दायर हो चुके हुए हैं, नैब का जो है वो केस चल रहा है उसके ऊपर, इसके अलावा उनके ऊपर बेशुमार केसेस हैं। ये जो टीटीज वाला केस है 7 अरब का, इसके ऊपर तो जो है वो अच्छा करेंगे क्या? वाहन के चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देंगे आप या क्या करेंगे? देखें, इसके ऊपर तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो ये प्रोसेस जो है वो अंडर कंसल्टेशन है। लेकिन ये एक सीरियस चैलेंज जो है वो मौजूद है कि आप जो इदारा जो तफ्तीश कर रहा है, जो शहबाज शरीफ के बारे में एक पूरा रेफरेंस दायर करके बैठा हुआ है, उस केस को प्लीड कर रहा है, उसी के चेयरमैन को लगाने के हवाले से जो है वो उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक मजाक बनाने वाली बात है, एक मज़ाक़ा केस बात है। इसी का जो है वो जवाब मेरे ख्याल में ढूंढने की ज़रूरत है और इसी हवाले से काम करना है। और दूसरा देखें, बात यह है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ 18वीं तरमीम के ऊपर हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए थे, उस वक्त भी 2 बार
का लिखा हुआ था। तीसरी बार राजा आमिर अब्बास साहब, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, गुज़श्ता 30 बरस से आपका पाकिस्तान के कानून के और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ताल्लुक है। ये जो पाकिस्तान के आइन में तरह तरह की चीज़ें हैं कंसल्टेशन की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसमें होगा, ये दुनिया में कहीं और भी है कि मतलब आपने एक बॉडी लगानी है और दोनों ने मिलकर करना है? क्योंकि हुकूमत को ये फैसले करने चाहिए, इसमें तो ऑपोजिशन का अगर कॉन्सर्न शामिल होगा तो हुकूमत चलेगी कैसे? मुझे नहीं पता, अगर रहनुमाई फरमाए, मुझे नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान में या अमेरिका में या बरतानिया में कोई ऐसे कानून है। ने कहा कि जो 30 साल तजर्बा है, इस 30 साल से कहीं ज्यादा तजर्बा मेरे ख्याल में जावेद इकबाल साहब को है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो इस कानूनी पेचीदगी को समझेंगे और शायद वो इसको खुद एक्सेप्ट ही ना करें कि जनाब ये एक्सटेंशन का तो मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है चौधरी निसार अली के केस में कि एक शख्स दूसरी दफा ना प्रोसिक्यूटर जनरल लग सकता है ना चेयरमैन लग सकता है। और उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल जिनको दोबारा लगाया गया था, इरफान कादिर साहब, उनको फारिग कर दिया गया था। तो इन कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अब ये हमारे आइन में नहीं है, इट इज नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन द स्टैट्यूट। जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें है या जो इलेक्शन का है एक्ट उसमें है। तो इसको अब बात चेंज करनी जो सी है वो इन पार्लियामेंटेरियंस का काम है। और होता क्या है, हमने अनफॉर्चुनेटली देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब जब अपॉइंटमेंट हो रही थी और मेंबर्स की, तो वहां पे ये हुआ कि जी कॉन्सेंट या कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा जी 2 मेंबर्स आप ले लो, ऑपोजिशन को कहा, और चेयरमैन की पोस्ट हमें दे दो। एक तरह की बंदर बांट कर ली। उसका नतीजा क्या होता है कि जब 2 मेंबर्स आपने ऑपोजिशन को दिए, बलूचिस्तान का और सिंध का, तो वो फिर जब किसी मरहले पे उसने कोई डिसीजन लेना होता है तो वो फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसने उसको अपॉइंट किया होता है उसको फैसिलिटेट करता है, ना कि कानून के मुताबिक चलता है। ठीक है। और अच्छा, ये तो आपकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि आप समझते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल को खुद समझना चाहिए और एक्सटेंशन, हाँ, उनको एक्सटेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो पाकिस्तान में एक डेडलॉक है जगह जगह के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों को मिलकर फैसला करना है, ये है कहीं हिंदुस्तान के कानून में इस तरह से कि इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं उसमें हुकूमत मरहून मिन्नत है ऑपोजिशन के, और ऑपोजिशन उसका रास्ता रोक सकती, ऐसा है कहीं इंडिया में? बहुत सी जगहों पे 1 या 2 मिसालें हमें मिल जाएंगी, लेकिन नॉर्मली जो ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं या तो वो डायरेक्टली पब्लिक से आ जाते हैं कि आवाम से पूछ लिया जाता है कि जनाब ये किया जाए। अब बात क्या हो रही है कि जनाब कहा जा रहा है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस हमें नजर आएगी डॉक्टर साहब चेयरमैन नैब की वो सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 साल के फैसलों में, जिसमें हर चीफ जस्टिस ने आके कहा है कि नैब का अदारा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसपे इवन हुकूमत ने कहा है कि इनकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है। और अनफॉर्चुनेटली उसी प्रोसिक्यूटर जनरल को जिसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई नहीं जा सकती थी, इसी तरीके के एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी भी एक्सटेंशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये एक तरफ तो कहते थे कि प्रोसिक्यूशन सही नहीं, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंशन दे रहे हैं। ठीक है। इससे ये नैब का अदारा यकीनी तौर पे और परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा। और जो ठीक, अच्छा मजहर अब्बास साहब, ये लास्ट वर्ड ऑन दिस कि ये जो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम में इस किस्म के कवानीन बना दिए गए हैं जिसकी वजह से हुकूमत चल ही नहीं पाती, इस पे आपका क्या इस्तदलाल है? डेडलॉक है टोटल, हर तरफ ही डेडलॉक। देखिए, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस का कसूर है। 18वीं तरमीम को कसूरवार नहीं कर रहा है। 18वीं तरमीम बनी कैसे थी? जी जी, 8-9 महीने की कंसल्टेशन के बाद बनी थी 18वीं तरमीम, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त थी पार्लियामेंट के अंदर उससे कंसल्ट नहीं किया गया था। तो ये तो फिर आपका जनरली आपकी पार्लियामेंट को ब्लेम करें ना आप, कि आपके पार्लियामेंटेरियंस चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो। फर्रुख हबीब साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून का गठजोड़ था। उनको ये था कि यहाँ हम हुकूमत में होंगे, बेसिकली तो उस वक्त ही डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो गया। मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, फर्रुख हबीब साहब का, मजहर अब्बास साहब का, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब का, और इसी खबर दिलशाद साहब का। कि बहुत ही तेज़ो तुंद, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी। फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।